ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपी में बीजेपी का आला कमान चाहता है कि आला कमान को क्लीन चिट दे दी जाए, यानी आला कमान से मतलब मोदी जी को क्लीन चिट दे दी जाए कि मोदी के कारण कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ बिगड़ा योगी के कारण बिगड़ा। देखिए सर, फैसला अगर लेना है उत्तर प्रदेश को लेकर तो वो अभी होगा, ये बाद में नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उस समय ये फैसला लेना उतना ही कठिन होता चला जाएगा, ये तय है। और अगर योगी को हटाया गया ऐसे समय में जबकि 16% सवर्ण वोट इंडिया के गठबंधन में गया है, और योगी को अगर हटा दिया गया तो सवर्ण वोटों का कितना नुकसान उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में होगा, क्या इसका अंदाजा आला कमान लगाने की इस समय कोशिश कर रहा है? मतलब कि अगर अंदर से रहकर कोई सैबोटाज कर रहा है तो निश्चित तौर पर मीर जाफर या विभीषण अगर कोई हो जाए तो कोई किसी को जिता नहीं सकता, वहां पर उसकी हार सुनिश्चित हो जाती। सारी नीति, रणनीति, तमाम चीजें ये सब दिल्ली ने तय की, आला कमान ने तय की, और योगी को तो बस कहा गया कि इस जगह चुनाव प्रचार के लिए चले जाइए। जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बीजेपी का ग्राफ यूपी में नीचे गिरता जा रहा है। मतलब 2017 में 2014 में बल्कि 73 सीटें आई, 2017 में भी बम्पर जीत हुई, तब भी जो है योगी चेहरा नहीं थे, तब मोदी चेहरा थे। 2019 में भी जो है सीटें कम हुई 2014 के मुकाबले, हालांकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समय सपा और बसपा का एक बड़ा गठबंधन था, फिर भी उनको 64-65 सीटें आ गई। फिर ये कहा गया कि 2022 में और सीटें कम आई 2017 के मुकाबले, भले ही सरकार बन गई। तो कहीं न कहीं ये ब्लेम ऐसा शिफ्ट किया जा रहा है कि योगी के कार्यकाल में बीजेपी का ग्राफ यूपी में नीचे जा रहा है। लेकिन ये बात तो वैसे ही हो गई ना कि जैसे कांग्रेस में भी होता था कि भाई जीत गया तो गांधी परिवार और हार गया तो राज्य का मुख्यमंत्री। तो मतलब ये तो बात वापस वहीं जा रही है कि भाई जीत हुई तो मोदी की और हार हुई तो योगी की। बिल्कुल यही बात मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी कि जीत का सारा श्रेय जब मोदी के सर पर बनता है, तो हार की कम से कम सामूहिक जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। अब अगर बीजेपी, अगर योगी के एंगल से देखा जाए, उनके खेमे के अनुसार, तो उनका कहना है कि जब बुलडोजर पहले चल रहे थे तब तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ था। यही बीजेपी का आला कमान है जिसने स्टार प्रचारक के रूप में पेश किया, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया, देश भर में घुमाया। और फिर जो खबरें पहले बीच में आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में कोमी कपूर ने अपने कॉलम में भी लिखा था कि कैसे जब 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी तो 2 घंटे तक योगी इंतजार करते रहे, और दूसरे कमरे में बैठकर मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा 50 कैंडिडेट के नाम फाइनल करके आए। और योगी की तरफ से कहा गया कि 35 सांसदों के टिकट काट देने चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी के कारण उनके जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है। नहीं काटे गए टिकट, उसमें से 27 हार गए। तो और फिर सारी नीति, रणनीति, तमाम चीजें ये सब दिल्ली ने तय की, आला कमान ने तय की, और योगी को तो बस कहा गया कि इस जगह चुनाव प्रचार के लिए चले जाइए। फिर दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर मंडल में बीजेपी सीटें हारी, जहां योगी का इलाका है, लेकिन कम तादाद में हारी। काशी मंडल में बहुत ज्यादा सीटें हारी, वाराणसी के आसपास की, अयोध्या के आसपास बड़ी सीटें हारी। अभी जो केशव प्रसाद मौर्य उछल रहे हैं वो भी अपने इलाके में बीजेपी को सीटें नहीं दिलवा पाए। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखा जाए तो एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपी में बीजेपी का आला कमान चाहता है कि आला कमान को क्लीन चिट दे दी जाए, यानी आला कमान से मतलब मोदी जी को क्लीन चिट दे दी जाए कि मोदी के कारण कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ बिगड़ा योगी के कारण बिगड़ा। अभी यूपी तक में भी था कि जो आप लोगों ने ट्रांसलेट किया था उत्तर प्रदेश की सीटों को, लोकसभा की सीटों को विधानसभा सीटों में, तो शायद 224 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं, जी। 174 सीटें एनडीए गठबंधन की आ रही हैं, 5 सीटें रावण की पार्टी को, चंद्रशेखर रावण की पार्टी को मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ग्राफ गिरा है। लेकिन ग्राफ के गिरने में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एक जिम्मेदारी क्या आला कमान की बिल्कुल भी नहीं बनती है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा जो देते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या डबल इंजन की सरकार अगर फेल हुई, मान लीजिए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, तो क्या सिर्फ एक ही इंजन फेल हुआ? एक इंजन दौड़ता रहा, एक ही इंजन, अब मान लीजिए लखनऊ वाला इंजन फेल हो गया तो दिल्ली वाले इंजन में भी इतनी शक्ति नहीं रही कि उस रेलगाड़ी को कम से कम बढ़ाकर 50 पार तो ले जाते। तो ऐसे बहुत से तमाम सवाल उठते हैं, और योगी ने भी देखिए थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया है। आप देखिए बुलडोजर वाला रोक दिया गया लखनऊ में, एक दो जगह टीचर्स का जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है उस वो लागू करने पर अभी थोड़ी सी ढिलाई बरत दी गई है। और
विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंत्रिमंडल की बैठक करके 30 मंत्रियों को लगा दिया गया है। तो योगी इशारा कर रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने उनको हटाने की चुनौती भी वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में पेश की जा रही है। और फिर एक बीजेपी के सामने मुझे लगता है कि अभी विकल्प क्या है? अगर योगी नहीं तो कौन? योगी नहीं तो क्या एक कोई ओबीसी चेहरा? और अगर योगी को हटाया गया ऐसे समय में जबकि 16% सवर्ण वोट इंडिया के गठबंधन में गया है, और योगी को अगर हटा दिया गया तो सवर्ण वोटों का कितना नुकसान उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में होगा? क्या इसका अंदाजा आला कमान लगाने की इस समय कोशिश कर रहा है? मतलब कि नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये अंदाजा लगाने में लगा हुआ है। और ये एक बड़ा सवाल उठता है मेरे। जी। तो विजय जी, जैसे अंग्रेजी में जो कहावत है कि भाई सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन, तो वही हमको वो उत्तर प्रदेश में देखने मिल रहा है कि अब हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हार की जिम्मेदारी दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ढोली जा रही है। मान लीजिए योगी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीटें जब बंटवारा हुआ तो उनकी बात सुनी नहीं गई, और दिल्ली से ये कहा जा रहा है कि ये राज्य सरकार की नाकामी है। तो आखिर में राजकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते भर में जो घटनाक्रम हुआ, खास करके केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है, जबकि वो खुद भी सरकार में शामिल है, और उस बयान के बाद में मतलब वो वाला बयान दब गया जो कहीं योगी ने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण हमारी हार हुई है। तो ये जो गतिविधि हुई है पिछले 4-5 दिनों में, अब आपको क्या लगता है कि सीज़ फायर हो गया है, मतलब अभी युद्ध विराम की स्थिति है, या क्योंकि 2027 देखिए अभी बहुत दूर है, मतलब हम लोग 2027 की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी वो कम से कम 3 साल दूर है। आप क्या देखते हैं कि तुरंत से अभी जो है अगले कुछ महीनों में हम उत्तर प्रदेश में क्या देख सकते हैं? देखिए सर, फैसला अगर लेना है उत्तर प्रदेश को लेकर तो वो अभी होगा, ये बाद में नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उस समय ये फैसला लेना उतना ही कठिन होता चला जाएगा, ये तय है। और जो बात रही कि सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ, देखिए ये कहने की बातें होती, अगर टिकट सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ ही तो नहीं बांटे गए ना, अन्य राज्यों में भी अगर देखा जाए तो जो वहां मुख्यमंत्री थे, क्या मध्य प्रदेश में वहां के जो मुख्यमंत्री थे मोहन यादव, उनकी मर्जी से बांटे गए, या शिवराज सिंह चौहान ने सारे टिकट बंटवा दिए, या हेमंत बिश्व शर्मा ने सारे टिकट बंटवा दिए? तो ये फार्मूला तो पूरे देश पे यूनिवर्सल लागू होता है। लेकिन हर कैंडिडेट ने चुनाव के समय ही, मुझे याद है कि यहां पर लिखत पढ़त में मैं तकरीबन 22 सांसदों को जानता हूं जिन्होंने लिखत पढ़त में दिया था किस तरीके से जिला प्रशासन उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा, जो चीजें वो कह रहे हैं वो नहीं की जा रही हैं। एक सुनियोजित रणनीति के तहत तमाम सीटों में, मैं और तौर जाने दीजिए अमेठी की सीट, वहां पर स्मृति ईरानी की सीट पे किस तरीके से डीएम ने पूरा सहयोग आंदोलन चला रखा था, उसको लेकर उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। अब चूंकि वो भी बड़ी नेता हो चुकी तो पार्टी के सामने तो आकर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सब चीजें अंदर खाने चल रही। एक बात तय है कि योगी आदित्यनाथ की जो पूरी टीम थी, निश्चित तौर पर जीत की बात इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर मोदी के नाम पे आप जीते तो इस हार की जिम्मेदारी आप कैसे नहीं लेंगे। लेकिन ये सच है कि अगर अंदर से रहकर कोई सैबोटाज कर रहा है तो निश्चित तौर पर मीर जाफर या विभीषण अगर कोई हो जाए तो कोई किसी को जिता नहीं सकता, वहां पर उसकी हार सुनिश्चित हो जाती। तो यहां पर इस तरीके के अगर आरोप लग रहे हैं, अगर इनमें कुछ सच्चाई पाई जाती है और वाकई इसमें कुछ तथ्य और ये कथ्य तर्क संगत साबित होते हैं तो ये कठिन होगा इस पे बच पाना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पिछली बार अगर बचाया था तो इस बार वो बचाने अब तक क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट उसके पास भी हो। और सर एक बात और है कि अरुण कुमार जी निश्चित तौर पर वो काम देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मसला होगा ये दत्ता जी से नीचे की बात नहीं है। नहीं तो, लेकिन आपने जो बात कही और डीएम के बारे में राजकिशोर जी, और ये बीजेपी की मैंने जो मतलब वो तो अब जैसे कोई आधिकारिक रूप से तो ये रिपोर्ट बाहर नहीं आती है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि डीएम ने सहयोग नहीं किया। तो मेरा ये सवाल है कि जब चुनाव हो रहा है तो डीएम तो तटस्थ ही रहेगा ना, आप सहयोग की किस तरह से अपेक्षा करते कि क्या वो कोई, मैं बता रहा हूं सर, उसके पहले का मामला है ये। सपोज करिए डीएम और तहसीलदार को, एसडीएम को स्मृति ईरानी लिखती रही एक पुलिया बनवाने के लिए, 6 महीने तक इतना करेस्पॉन्डेंस हो गया। उसके बाद स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इतनी बड़ी नेता मानी है, मैं स्मृति ईरानी का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि वो एक बड़ी नेता मुझे दिखाई पड़ रही जिनका नाम जो केंद्र में मंत्री भी थी। तो आप सोच लीजिए किस तरीके की स्थितियां वहां पर तैयार होती हैं। और तौर जाने दीजिए, अभी जैसे तमाम जगहों के लिए उपचुनाव के लिए बैठकें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उस समय अगर आपने योगी आदित्यनाथ को देखा कितने इंटरव्यू दिए, उनकी अगर रैलियों को अगर आप छोड़ दीजिए तो वो किस तरीके से उस पर शिरकत कर रहे थे। तो या तो आप नाराज फूफा बने बैठे रह सकते हैं या आपको फिर संगठन के साथ चलना पड़ेगा।
जो बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर सबको साथ लेकर चलना है तो आप अपने प्रदेश के नेताओं को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए उत्तराधिकार का जब मामला आएगा तो ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि आप किसको साथ लेकर चल पा रहे हैं, किसको साथ लेकर नहीं चल पा रहे। क्योंकि आप याद करिए, ये बात किसी समय नरेंद्र मोदी के लिए भी कही जाती थी कि वो सबको साथ लेकर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाया, सबको अपने साथ लेकर चले। चाहे संघ का एक वर्ग रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा रहा हो, दिल्ली के D4 के अलावा वो सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। क्या योगी आदित्यनाथ इसमें सक्षम हो पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है सर। जी, तो विजय जी, आपकी क्या राय है? जो मैंने कहा कि क्या अब ये युद्ध विराम हो गया है, या अभी आपको कोई हमको कोई तुरंत से वहाँ पर कोई बदलाव होता हुआ दिखता है? मतलब वो शायद संगठन में हो जाए, सरकार में हो जाए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का ही बदलाव हो जाए, क्योंकि उसका खंडन बार-बार बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन कहा गया भाई कहीं गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा, कभी कहा गया सूचना विभाग दे दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि अब ये स्टेटस को बना रहेगा या बीजेपी इसको तोड़ेगी? क्योंकि जैसा कि राजकिशोर जी ने भी पहले कहा था और आपने भी कहा था कि कल्याण सिंह की बार-बार याद दिलाई जाती है कि वाजपेयी जी ने कार्रवाई की और उसके बाद बीजेपी जो है वहाँ पे 10 साल तक उठ नहीं पाई। 20 साल तक नहीं आई थी। एक डीएम के बारे में मुझे ये कहना है कि एक तो सरकारी अधिकारियों का काम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, किसी पार्टी को जिताना, किस पार्टी को हराना नहीं है। दूसरा बात है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि साहब विधायकों की चलती नहीं है, अफसरशाही हावी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्टरों को और एसपीओ को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और मुख्यमंत्री इनको बढ़ावा दे रहे हैं और ये लोग बीजेपी को हराने में तुले हुए हैं। तो ये समझ से परे है। या ये लोग क्या योगी के इशारे पर लोकसभा के कैंडिडेटों को हराने में लगे हुए थे? ये अपने आप में थोड़ी हैरानी की बात है। जहां तक आपने स्टेटस को की बात की, मुझे लगता है कि स्टेटस को अब शायद रहेगा, और हो सकता है नया अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाए, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस मंत्रिमंडल में कर दिए जाए, लेकिन लगता है कि 10 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनके नतीजों का शायद आलाकमान इंतजार करेगा, और उसके तत्काल बाद जब भी वो चुनाव होंगे उसके बाद हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र की राज्य के जो चुनाव है वो बिल्कुल करीब-करीब चरम पर होंगे। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ये चुनाव ये इस साल के अंत तक चीजें मुझे ऐसा लगता है टल जाएंगी, और ये 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद तो हो सकता है योगी का जो मान लीजिए विपरीत नतीजे आए तो योगी का जो राजनीतिक ग्राफ है थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है।